नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी2, यूपी आरवीएनएल टीजी2, सेल, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपकी आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को आप देख कर बैठ जाना। दोस्तों, वहाँ पर कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, हमने सभी टॉपिक से 5-5, 6-6 प्रश्न लिए हैं, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस हम कवर कर देंगे, जो कि दोस्तों रोज़ हम करते हैं। रोज़ की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाए तो आप लाइक कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि दुर्घटना किन कारणों से हो सकती है। जैसा कि दोस्तों दुर्घटना होने के मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये कारण है, जैसे कि हम जान लेते हैं। पहला कारण जो होता है, खतरे के प्रति सजग न होता, इससे के कारण भी दुर्घटना होती है। और दोस्तों, कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता, इसके कारण भी दुर्घटना हो जाती है। और सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, ये भी दुर्घटना का कारण है। और वेशभूषा उचित का मतलब उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, ये भी एक कारण है दुर्घटना का। और दोस्तों, कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना, ये भी दुर्घटना का कारण है। घरेलू तनाव होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन अगर बिजली का कार्य कर रहे हैं, तो आपको कम से कम पूरा मान लो उचित वेशभूषा होनी चाहिए। जूते होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, रबड़ के जो कि होते हैं, इलेक्ट्रिशियन पहनते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य उम्र और स्वस्थ वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 किलो ओम इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, समान उम्र और स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है, तथा धारा जो होती है 9 मिली एम्पियर होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं आपको करंट लग सकता है और आप घायल हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दोस्तों यहाँ कुछ व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा विद्युत झटका लगेगा। भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत तय किए गए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके दोस्तों इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये आपको हमने ये बता दिया, खतरे के प्रति सजग न होना ये दुर्घटना का कारण होता है। और दोस्तों, कार्य को जल्दी से करने की उत्सुकता, ये भी कारण होता है। सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता, घरेलू तनाव, ये सभी दुर्घटना के कारण हैं। दोस्तों, आप इन्हें याद कर लीजिए, यहाँ से सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। और दोस्तों, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसमें से उपरोक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने आपको बता दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फीलर गेज होता है। जैसा कि दोस्तों हम फीलर गेज के संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाने
वाला यंत्र फीलर गेज द्वारा एक एयर गैप का विड्थ मापा जाता है। जैसे कि फीलर गैप अभियांत्रिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये दो पार्ट के बीच क्लीयरेंस को मापता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, वह कहलाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तिरछा काट प्लायर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका जो है यह 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका दिया गया है, सॉकेट से सुंडाकार शंख बर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें होता है पाना, रिंच एवं स्पाइनर आदि। यह सॉकेट के सुंडाकार शंख वर्मा निकालने में प्रयोग होता है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण थे जो कि दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध के प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या देख लेते हैं। किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों RT बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी, इसका जो कि फार्मूला है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताप गुणांक इसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध की SI यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर, जो कि आपको सभी को पता होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जब किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। जैसे कि दोस्तों R बराबर रो L अपान A होता है। जैसे कि रो बराबर RA अपान L। यहाँ से दोस्तों यहाँ से कई संबंध आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधात्विक और आदर्श पदार्थ ये होता है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है और 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। दोस्तों आपको इसे हल करना है। अगर आप हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 12 ओम आ जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूला होता है रो L अपान A। यही फार्मूला से दोस्तों निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं R1 बराबर रो L1 अपान A1 देख सकते हैं, और अपान में R2 बराबर जो होता है रो L2 अपान A2। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रो से रो कट जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो निकालना है R1 अपान R2 और बराबर L1 अपान L2। यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं डी, और 12 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, तांबे यानी कॉपर की परमाणु संख्या डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 29 होती है। चलिए दोस्तों बाकी ये कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड को बाएं से दाएं निम्नानुसार है। हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोधक का अवतरित मतलब अविरत प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। दोस्तों इसमें प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करनी है। जैसा कि दोस्तों इन सभी को आपको पता होना चाहिए इनका कलर कोड क्या होता है। जैसा कि हरा का 5 होता है और नीला का 6 होता है और पीला का दोस्तों 4 होता है और सुनहरा का जो होता है वो
5% होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, हरा का 5 रखेंगे और नीला का 6, नीला का 6 रखेंगे, नीला का 6, हरा का 5, नीला का 6, और तीसरा रखते हैं दोस्तों 10 की घाते, पीला 4 है, 4 रख देंगे। तो दोस्तों सुनहरा जो होता है प्लस माइनस जो होता है 5% होता है। दोस्तों इसका हल करेंगे तो इसको 5 6 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और प्लस माइनस 5% कर देंगे। दोस्तों इसमें आपका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी 5640 ओम प्लस माइनस 5% इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों इस नियम से हम इसको करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए बराबर दोस्तों जो होता है प्रतिरोध के ऊपर रंग की गई पट्टी, मतलब प्रथम पट्टी का मान, और द्वितीय बी जो होता है द्वितीय पट्टी का मान, और सी जो होता है 10 की घाते में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ कलर्स को बताना चाहूँगा। जैसे कि ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का यानी नीला का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है, वाइट का 9 होता है। जैसे कि दोस्तों आप इन्हें याद कर लें, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 7/20 केबिल का अर्थ क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 SWG के 7 टायर, ये इसका मतलब है, जैसे कि इसका दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? डेड डैश। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन अचालक नहीं है। बाकी दोस्तों ये सभी अचालक हैं, जैसे कि बैकेलाइट, अभ्रक, कांच, ये अचालक पदार्थ होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो कार्बन होता है ये अचालक नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न दिया गया है, माध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम डेड डैश। सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 650 वोल्ट इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये केबल VIR PVC वेदर प्रूफ प्रकार के होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च होता है। जैसे कि दोस्तों सुचालक आप जानते ही होंगे जिसमें करंट प्रवाहित होता है, जैसे कि शुद्ध चालक जो होते हैं चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर आदि, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का वेग इसमें अधिक होता है। दोस्तों ये चालक धातुएं होती हैं। और जो अर्धचालक होती है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम जान सकते हैं अर्धचालक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयला विद्युत का कुचालक होता है। जबकि दोस्तों जल सुचालक होता है विद्युत का, अम्ल जो होता है सुचालक होता है, मानव शरीर भी सुचालक होता है। अगर मानव शरीर में अगर करंट लगाओगे तो उसमें करंट प्रवाहित होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अधिक जानकारी ले लेते हैं। कोयला विद्युत का कुचालक होता है, जल, अम्ल एवं मानव शरीर ये सभी विद्युत के चालक का कार्य करते हैं। जैसे कि मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम तक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता क्या होगी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों 2 गुना हो जाती है, इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन द्वारा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फार्मूला होता है आपका धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D होता है। जैसे कि दोस्तों A/D कांस्टेंट होता है, और दोस्तों जिसको ज़रूरत है हम उसे ले लेते हैं, C1 प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन R को लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, और दोस्तों ये फार्मूला लगाकर दोस्तों इसे हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों 2 गुना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं अपने आप खुद से। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, नहीं तो दोस्तों हम 150 प्रश्न इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे
बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसे परिभाषित करता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का धारा नियम ये कहलाता है। दोस्तों किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे, धारा नियम और एक वोल्टेज नियम दिए थे। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करंट लॉ जो दिया था इन्होंने, इसको हम देख लेते हैं। किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में मतलब एक परिभाषा तो ये हो गई, और इसी परिभाषा को दूसरे शब्दों में दिया गया है, किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि दोस्तों आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल बहुत बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो अंदर आ रही है उसे जोड़ लेंगे और जो बाहर जा रही है उसे जोड़कर बराबर कर देंगे, इससे हल कर लेंगे तो आपका उत्तर इसमें से आ जाता है। चलिए दोस्तों ये नियम जो है आवेश संरक्षण नियम पर कार्य करता है, ये भी दोस्तों प्रश्न बन जाता है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके लिए ये एग्ज़ाम जो यूपी आरवीएनएल TG2 का होने जा रहा है, इसमें दोस्तों यहाँ से सीधे प्रश्न हूबहू फंसेंगे। चलिए 10 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाले 1.5 वोल्ट सेलों का श्रृंखला यानी सीरीज में संबंध किया गया है, तो 15 ओम लोड को इस बैटरी से जोड़ा गया, इस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर। जैसा कि दोस्तों हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहले इसका पूरा वोल्टेज निकालेंगे। कुल वोल्टेज देख सकते हैं कितने वोल्टेज है, 1 2 3, तीनों का गुणा कर देंगे, 1.5 गुणे 3 4.5 आ जाएगा। कुल प्रतिरोध फिर निकाल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारी प्रतिरोध जो सीरीज में है, सीरीज में जानते हैं आप कैसे जोड़ते हैं, पूरे को इकट्ठा जोड़ लिया जाता है। और दोस्तों फिर 15 ये भी सीरीज में, इसे भी जोड़ लेंगे तो फिर आई बराबर दोस्तों होता फार्मूला आई बराबर V/R। मतलब आई बराबर जो होता V बराबर IR होता है, IR होता है, V/R हो जाएगा, आई बराबर V/R। यहाँ पर दोस्तों फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे हल कर लेना, हल करके बताना कि आपका उत्तर इतना आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी दशा में निम्नलिखित परिपथ में से सेल से ली जाने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इसमें दोस्तों इसको पहले दोस्तों देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर होगा दोस्तों ये इसमें धारा शून्य हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये चलिए हम इसे उदाहरण द्वारा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अंडर स्टेटरी स्टेट की जो कंडीशन में कैपेसिटर खुल जाएगा, अर्थात 5 जो ओम, ये जो अभी जो मैं बात कर रहा था ये 5 ओम, ये वाला 5 ओम, ये दोस्तों ये नगण्य हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा ये 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम और ये 5 ओम और दोस्तों ये 10 वोल्ट। और दोस्तों हम इसे में 4 3 2 इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे और 5 को इसके सीरीज क्रम में जोड़ देंगे तो आपको इसमें जो प्रतिरोध आ जाएगा 77/13 निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों पहले समांतर में फिर सीरीज में जोड़कर इतना प्रतिरोध निकाल लिए। इतना प्रतिरोध निकालने के बाद दोस्तों वही फार्मूला लगा देंगे, आई बराबर देख सकते हैं V बराबर IR यहाँ पर फार्मूला होता है, यहीं पर से इसका मान निकालेंगे तो आई बराबर V/R यहीं फार्मूला पर रख देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसे आप खुद से हल करें, मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपका इतना आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सही आंसर आ रहा है तो इसे कमेंट करें कि इसका आंसर सही है कि नहीं। चलिए आप कैलकुलेशन खुद करें। अगला प्रश्न, न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण कार्य करने मतलब पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पिकअप धारा यानी पिकअप करंट कहते हैं इसे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित करता है उसे पिकअप करंट कहा जाता है। ये इसको हमने दोहरा दिया। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा उपकरण सामान्यतः तड़ित रक्षक के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ZNO वायरिएस्टर प्रयोग में लाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, परिपथ वियोजक में लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट संरक्षण डैश द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तापीय मोचन द्वारा देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, परिपथ वियोजक में लघु पथ संरक्षण तापीय मोचन द्वारा किया जाता है। परिपथ वियोजक का प्रयोग विद्युत लाइनों को ऑन ऑफ तथा ओवरलोड यानी शॉर्ट सर्किट अवस्था में ऑफ करने में किया जाता है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या था दोस्तों। आपको व्याख्या ये है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, यहाँ से सीधे से प्रश्न बनेंगे। वायु झोंका परिपथ वियोजक यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर्क विलोपन के लिए डैश का उपयोग करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उच्च दबाव वायु विस्फोट इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डैश एक ऐसा उपकरण जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान पर कम वोल्टेज वाले विद्युत संजाल यानी नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लघु परिपथ विच्छेद यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज डैश होगा। राइट आंसर दोस्तों आपको निकालना है तो आपको उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वोल्ट सही उत्तर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया, यहाँ पर 6 सेल हैं, मान लो 1.5 वोल्ट के 6 सेल हैं और जुड़े, लेकिन एक सेल इसमें विपरीत कर दिया गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी सेल जुड़े हैं सही क्रम में, लेकिन ये एक सेल को विपरीत कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 सेल तो सही जुड़े हैं, 5 सेलों का जो वोल्टेज होगा दोस्तों 1.5 गुणे 5 दोस्तों 5 सेल सही जुड़े हैं, लेकिन एक जो विपरीत जुड़ा है इसे घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 15 × 5 = 75, 7.5 से 1.5 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 वोल्ट सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों ये विपरीत है तो इसमें धारा मान लो ये धारा घट जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उम्मीद है दोस्तों वो सवाल आपको समझ आया होगा। सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डैश पानी का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डिस्टिल्ड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सीसा एसिड यानी लेड एसिड बैटरी में अशुद्ध जल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। लेड एसिड बैटरी का निर्धारित वोल्टता जो होती है 2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंपल सा है। जैसा कि दोस्तों फार्मूला है, फैराडे की इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान डैश के बराबर होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए M = ZIT आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम 2-3 नियम दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे B से दर्शाते हैं, इसका मात्रक जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। जैसे कि दोस्तों फार्मूला होता है देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स बराबर फ्लक्स बटे वेबर प्रति मीटर, यानी दोस्तों इसका जो मात्रक होता है इसका फार्मूला दिया गया है, इसका मात्रक देख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला इसका मात्रक होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। BH वक्र में H क्या दर्शाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जैसे कि दोस्तों ये चित्र बना है, यहाँ से आपको देखना है। जैसे कि BH वक्र में H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है, देख सकते हैं यहाँ पर H देख सकते हैं ये क्या दर्शाता है, स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और जो किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण अर्थात फ्लक्स घनत्व जो B है, B तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के बीच खींचे गए वक्र को उस पदार्थ को चुंबकन वक्र यानी BH वक्र कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं BH यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इसे आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है DC मशीन के डैश भाग में सबसे अधिक
एडी करंट क्षति होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर भाग में सबसे अधिक एडी क्षति होती है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ व्याख्या देखते हैं हम। किसी डीसी मशीन के आर्मेचर भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। डीसी मशीन में घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है और इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन के पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। पत्तियों की जो लेमिनेशन की मोटाई होती है 0.35 से लेकर 0.5 होती है दोस्तों। इसमें 6 लिखा है, देख सकते हैं, mm तक होती है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन जब एक किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। चुंबक के अणुओं के विद्यमान चुंबकत्व के लिए उसके परमाणुओं के विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी होते हैं। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या थी। अगला प्रश्न, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किस अनुपातिक है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल धारा के अनुपातिक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका संबंध दिया गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ग्राम में, यानी घोल में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा कूलाम के समानुपाती होती है। जैसा कि दोस्तों क्यू बराबर वैद्युत मात्रा यानी क्यू बराबर IT आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर दोस्तों इसका मान निकाल सकते हैं। M बराबर ZIT, M जहाँ M बराबर ग्राम में पदार्थ की मात्रा और Z बराबर जो होती है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो पदार्थ पर निर्भर करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेरणी प्रतिघात की इकाई डैश है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओम होती है। जैसे कि दोस्तों प्रेरणी प्रतिघात की इकाई जो ओम होती है और धारिता की इकाई जो होती है फैराड होती है, और जो फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, और प्रतिरोध की इकाई ओम आप सभी जानते ही होंगे। चलिए मैंने आपको सभी को बता दिया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हम कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छोड़े हैं। हर प्रश्न से, मान लो हर टॉपिक से प्रश्न लिए हैं, चाहे वो टॉपिक सरल हो या हार्ड हो। हमने ये नहीं देखा है कि वो सरल है तो सरल से ज़्यादा प्रश्न नहीं लेंगे और हार्ड है तो उसको नहीं लेंगे, ऐसा हमने नहीं किया है दोस्तों। प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में यूपी आर्मिनल काफ़ी अच्छे प्रश्न बनाता है दोस्तों, इसीलिए हमें हर प्रकार के प्रश्नों को करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि दोस्तों जब अगर आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर क्या कर पाओगे दोस्तों, इसीलिए आप कंसंट्रेट होकर ये वीडियो देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता हो तो 2 बार देखिए, 2 बार में समझ में आएगा दोस्तों। और जो सवाल आते हैं इन्हें आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए, और इन सवालों को वीडियो को रोक कर पहले वहाँ पर अपने आप से खुद से वो सवाल किया करिए। अगर वो सवाल आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता तो वीडियो को चलाकर जो सवाल है उसको देखकर हल करें, तभी ये दोस्तों आपको आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम दोस्तों सीधा समझा देते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों अगला दिया गया है, V sin 4t की वोल्टता को एक शुद्ध संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, A sin कोष्टक में 4t प्लस π/2 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें इसका संबंध दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। शुद्ध कैपेसिटर यानी संधारित्र धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न, स्रोत से वोल्टता का समीकरण जो है V बराबर 3 sin कोष्टक में 20t और प्लस 4 sin 30t दिया गया है। अगर इस वोल्टता को 10 ओम प्रतिरोधक में प्रयोग किया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मान यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे। जैसे कि दोस्तों Vm1 बराबर, दोस्तों इसका मान जो होगा Vm1 बराबर 3 होगा और Vm2 4 होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इसका मान रख कर आपको हल कर लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर रूट इसमें दिया गया है, √2 फार्मूले में। यहाँ पर
Vm और Vm2 का मान रख देना है, यहाँ पर हल कर लेना है, सिंपल सा हल कर लेना है। इसको हल करने के बाद जो आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा 1.2 वाट, देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हमने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वीडियो को रोक कर खुद से हल करें और समझ कर आगे बढ़ें। चलिए, जैसे कि दोस्तों इसमें दूसरा भी फार्मूला भी लगा है, शक्ति 6 बराबर वी स्क्वायर आर, मतलब वी स्क्वायर अपान आर, इस फार्मूले पर रख देंगे लास्ट स्टेप दोस्तों, यहाँ पर से उत्तर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अग्रगामी होता है। जैसे कि दोस्तों आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक अग्रगामी होता है, यानी लीडिंग होता है, तथा आरएल परिपथ का शक्ति गुणांक पश्चिगामी होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक एकांक होता है। चलिए, यानी दोस्तों लीडिंग, लैगिंग और शुद्ध जो शक्ति गुणांक इकाई होता है दोस्तों, ये सिंक्रोनस मोटर इस पर कार्य करती है। दोस्तों एक जानकारी हमने अलग से दे दी है। अगला प्रश्न, एक कॉइल 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई के क्रॉस जुड़ी है। यदि परिपथ का प्रतिबाधा 10 ओम हो तो परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा डैश डैश है। दोस्तों इस सिंपल सा है, इसे फार्मूले पर रखना है तो आपका उत्तर जो निकल आ जाएगा 10 एम्पियर सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आई बराबर वी अपान प्रतिबाधा, यानी वोल्टेज अपान प्रतिबाधा, यहाँ पर फार्मूला पर मान रख देंगे, यानी आर का मान दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका 10 एम्पियर राइट आंसर होगा। चलिए, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो उसका मतलब इसका शक्ति गुणांक कितना होगा। दोस्तों सिंपल सा है, शक्ति गुणांक बराबर होता है आर अपान जेड, पावर फैक्टर बराबर आर अपन जेड, यहाँ पर मान रख देंगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर समझ लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आवृत्ति के व्युत्क्रम को जाना जाता है डैश डैश। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आवृत्त काल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आवृत्ति का व्युत्क्रम आवर्तकाल होता है और 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति बराबर यानी एफ बराबर 1/t होता है फार्मूला। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक केबल में जमीन के तार का सही लेबलिंग नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी XG इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जीआई पाइप आर्थिक में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम नमक इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों दोनों बराबर होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.5 ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भू संपर्क तार जोड़ा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जमीन से जोड़ते हैं। जैसा कि दोस्तों भू संपर्क तार जमीन से जोड़ा जाता है क्योंकि जब कोई दोष उत्पन्न होता है तो संपूर्ण धारा भू को वापस हो जाता है तथा उपकरण खराब होने से बच जाते हैं, इसीलिए हम दोस्तों अर्थिंग करते हैं। चलिए, डायोड ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ के चिप निम्नलिखित से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, आपको सभी को पता होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका दिया गया है, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 और जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 32। इसका जो विन्यास भी आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड चिन्ह में तीर की दिशा डैश डैश सूचित करती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छेद बहाव की दिशा यानी ऋण धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, डायोड में तीर की जो दिशा होती है होल्स के फ्लो होने की दिशा को दिखाता है। जैसे कि पी टाइप मटेरियल में बना है, यानी पी टाइप पदार्थ में बना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये तीर जो बनी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता मुख्यतः किन किन पर निर्भर करती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। जैसा कि दोस्तों हम व्याख्या द्वारा अधिक जानकारी लेते हैं, इन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। इन प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी आवेश वाहक के रूप में होते हैं, अर्थात इन प्रकार के अर्धचालकों की धारा वह मतलब धारा प्रवाह मेजॉरिटी आवेश वाहकों के द्वारा होता है। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या थी। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एफईटी में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिच ऑफ वोल्टेज, इसे सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप फिगर द्वारा समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अधिक जानकारी दी गई है, आप देख लेना और समझ लेना। हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक जेईएफटी में निम्नलिखित पैरामीटर है IDSS बराबर 32 और MA 32 मिली एम्पियर और VGS ऑफ बराबर -8 वोल्ट और VGS बराबर -4.5 दिया गया है। वी यानी ड्रेन की धारा का मान बताएं। दोस्तों इसका मान निकालना है। अगर मान निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 6.12 मिली एम्पियर। यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये सब मान दिया गया है। यहाँ पर फार्मूला है, इस फार्मूले पर आपको रखना है। जैसे कि ID बराबर IDSS बराबर कोष्टक में 1 - VGS अपन VP का मान रख देना है। सिंपल सा है दोस्तों, इसको वर्ग कर देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 6.12 मिली एम्पियर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट डैश बिट्स है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 बिट के बराबर होता है। जैसे कि 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट और 1 मेगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट, 1 गीगा बाइट बराबर 1024 मेगा बाइट। देख सकते हैं दोस्तों 1 टेरा बाइट बराबर 1024 गीगा बाइट, 1 पेटा बाइट बराबर 1024 टेरा बाइट। इसके कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है मान। अगला प्रश्न, यदि OR गेट के 2 इनपुट 1 तथा 0 है तो आउटपुट होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। जैसे कि दोस्तों कौन सा OR गेट है दोस्तों, इसमें जैसे कि दोस्तों इसमें टेबल नहीं दी गई है, नहीं वहाँ से मैं समझा देता दोस्तों। यहाँ पर 1 देंगे और 0 देंगे तो दोस्तों वहीं पर 1 ही आ जाता है दोस्तों, यानी दोस्तों इसमें प्लस करना होता है। जैसे कि OR गेट में कम से कम 2 इनपुट टर्मिनल तथा 1 आउटपुट टर्मिनल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या थी। अगला प्रश्न है आपका, एक बाइनरी अंकीय प्रणाली में कितने अंक होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 होते हैं। जैसा कि दोस्तों कंप्यूटर में 0 1 बाइनरी नंबर को समझता है। अगला प्रश्न, लैच डैश सर्किट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लेवर ट्रिगर्ड होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका सिंबल द्वारा समझाया गया है। अगला प्रश्न, क्रेन और हाईएस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीरीज मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि दोस्तों क्रेन और हाईएस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। शंट मोटर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्थिर गति की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है, क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियाँ आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉपर की बनाई जाती हैं। जैसा कि दोस्तों डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल जो होती है कॉपर की बनाई जाती है। इस माइका का प्रयोग कम्यूटेटर बनाने में होता है दोस्तों। और ढलवा लोहे का मतलब ढलवा लोहा द्वारा योक बनाए जाते हैं दोस्तों। कम्यूटेटर जो होता है वो कार्बन का होता है दोस्तों। यहाँ पर माइका लिखा गया है, ये कुछ मैच नहीं कर रहा। कम्यूटेटर, हाँ दोस्तों कम्यूटेटर है, कार्बन द्वारा
कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन द्वारा कार्बन ब्रश बनाने में। और दोस्तों यहाँ पर सारा मान दिया गया, आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी जनरेटर में ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा आबंद रहते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शंकु खात पेंच इसका सही उत्तर है। चलिए सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इंटरपोल के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है ये। चलिए इंटरपोल जो होता है ध्रुव। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता घूर्णन दिशा में अग्रगामी पोल की ध्रुवता के समान होगी और इंटरपोल के आर्मेचर के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए पर रखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए पर रखना चाहिए। इस प्रभाव के कारण आर्मेचर के घुमावों की दिशा एमएनए जीएनए से फाई यानी अंश खिसक जाती है तथा एमएनए खिसक जाने के कारण ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है। अगला प्रश्न, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओवर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें जो होता है, यदि किसी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज बढ़ाव शंट फील्ड में हुए वोल्टेज ड्रॉप से अधिक रहता है तो वह ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। दोस्तों ये ओवर कंपाउंड जनरेटर की डिफिनीशन थी, आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूड़ जमा हो जाना इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, द टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी से समझा देते हैं, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, जैसे कि आर्मेचर धारा डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये इसका कहना है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से इसका बदल जाता है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आर्मेचर तथा धारा क्षेत्र की दिशा बदलने में किया जाता है। यदि डीसी आर्मेचर में क्षेत्र धारा तथा आर्मेचर धारा को एक साथ विपरीत किया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलेगी, यानी दिशा नहीं बदलेगी। अगर उसमें दोनों को बदल दोगे तो दिशा आपकी नहीं बदलेगी। चलिए स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। चलिए हम जैसा कि दोस्तों स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होती है, जिस पर बेरिंग लगे होते हैं जिनमें आर्मेचर शाफ्ट लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी जनरेटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने का कारण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि से किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा में उल्टा किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर आर्मेचर टर्मिनल इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं, वार्ड लियोनार्ड मतलब वार्ड गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर आर्मेचर टर्मिनल संयोजन को विपरीत करके मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत किया जाता है। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तन से भारों हेतु उपयुक्त है। शंट मोटर की गति नियंत्रण होती है, मतलब स्थिर होती है इसकी गति। और जो सीरीज होती है दोस्तों, सीरीज मोटर, उसकी गति दोस्तों मान लो
बदलती रहती है। लोड के मन जितना ज़्यादा लोड रखोगे उतनी उसकी गति कम होती जाएगी। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है, इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पस ईएमएफ बराबर 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दो ट्रांसफार्मर, दोस्तों देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त प्रमुख है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए प्रमुख शर्त आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 से 5% होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर के नो लोड का मान 2 से 5% होता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट I0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों I0 बराबर देख सकते हैं, इसका फार्मूला दिया गया है रूट में आई ओमेगा प्लस आई माइक्रो। यहाँ पर देख सकते हैं आई ओमेगा का मान वर्किंग करंट को यानी वर्किंग करंट को प्रदर्शित करता है, और जो आई माइक्रो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें यार, और काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि दोस्तों 1-1.5 घंटे लगातार बोलते रहना काफ़ी एनर्जी लॉस होती है, जो कि दोस्तों गला भी बैठ जाता है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता डेड डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जब ट्रांसफार्मर लव क्षय तथा तांबे की क्षय के बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम जो मैक्सिमम या पूर्ण दक्षता प्राप्त होती है। दोस्तों देख सकते हैं PI बराबर यानी PCU इसका बराबर होता है। चलिए दोस्तों, लव क्षय और तांबे की क्षय ये दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं, बुकोल्ज रिले का प्रयोग तेल टैंक के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है दोस्तों, और बुकोल्ज रिले गैस दाब से प्रचलित होता है। इस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के आंतरिक प्रदोष की स्थिति के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अतप्त विलयित कण विन्यस्त इस्पात, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वही दिया गया है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट एम्पियर, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम दोहरा देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ स्टील लेमिनेशन को सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके कम की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेगर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक के रूप में मेगर का प्रयोग किया जाता है। मेगर में प्रतिरोध का मान मेगा ओम में प्राप्त होता है। जैसे मेगर जो होती है एक हस्तचलित DC जनरेटर होता है, और दोस्तों मेगर की जो रेटिंग मान लो मेगर की जो स्पीड होती है 160 RPM की गति पर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, भंवर धारा यानी एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग डेड डैश में किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MC मीटरों में डैम्पिंग के रूप में करते हैं।
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चल लव उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एसी और डीसी दोनों आपूर्ति में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यह आकर्षण प्रारूपी और प्रतिकर्षण प्रारूपी दोनों प्रकार का होता है। इस उपयंत्र में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक आयरन के वेन यानी मूव करती है, इसलिए इसे चल लह उपयंत्र कहते हैं। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है और इसमें विक्षेपक आघूर्ण जो होता है थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, डीसी परिपथ में कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण मीटर। दोस्तों ये केवल एसी धारा को ही मापता है। जैसे कि दोस्तों और डीसी में जो है कम्यूटेटर मोटर मीटर का प्रयोग भी करते हैं, वोल्ट मीटर का भी प्रयोग करते हैं, मरकरी मोटर मीटर का भी प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों इसमें डीसी में जो है प्रेरण मीटर का उपयोग नहीं करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम और आपको एक बार बता देते हैं, प्रेरण मीटर में केवल एसी धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर में एसी और डीसी दोनों माप लेते हैं, और मरकरी मोटर मीटर में एसी तथा डीसी दोनों तथा प्रेरण मीटर का उपयोग डीसी के लिए नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, सीआरओ में ज़्यादातर एक्वाडॉग कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर सीआरओ में ज़्यादातर एक्वाडॉग कोटिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने में सहायक होता है, जबकि सीआरओ के स्क्रीन पर किसी फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग एक शीट का कार्य करती है जिस पर ग्राफ बनते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट व्याख्या थी। केवीएआर मीटरों का उपयोग 3 फेज परिपथ में केवीए के डैश डैश घटक को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाटलेस इसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका मापने में वाटलेस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन डैश डैश द्वारा किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं उच्च। और दोस्तों उच्च विभव मापने के लिए दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों उच्च वोल्टेज पर लाइन धारा का मान उच्च होता है, यानी धारा का मान उच्च होता है, इसका मापन करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर लाइन के श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है, यानी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति डैश डैश होती है। दोस्तों सिंपल सा है, इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 3000 आरपीएम इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, एक 3 फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरणी मोटर में 2% सर्पण है यानी स्लिप है, तो घूर्णन धारा की आवृत्ति डैश डैश होगी। दोस्तों सिंपल सा है, इसका स्लिप का फार्मूला आप जानते ही होंगे, इस पर आप मान रख देना, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे रोटर स्लिप यानी फ्रीक्वेंसी स्लिप, इस पर इसका मान रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको आता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु अंतराल में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। मोटर के स्टेटर पर जब सप्लाई दी जाती है तो एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि रोटर से लिंक होकर रोटर चालक को काटता है, जिसे रोटर चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो रोटर को घूर्णन करने में सहायक होता है। और दोस्तों देखते हैं जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है और 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की तीनों फील्ड वाइंडिंग आपस में 120 डिग्री विद्युत से विस्थापित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
यहाँ पर देख सकते हैं भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाईएस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया, क्रेन और हाईएस्ट में जो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जो कि सीरीज मोटर, दोस्तों इसे सीरीज भी कह सकते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाईएस्ट क्रेन में आमतौर पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक होने के कारण स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। SRIM यह 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारूप होता है। यदि डीसी मोटर में उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है तो उस स्थान पर डीसी सीरीज मोटर का भी प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर डेड डैश द्वारा संचालित होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंगल फेज ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हम इसे एक बार और दोहरा देते हैं। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य में सिंगल फेज प्रेरण मोटर ड्यूल स्टार्टर या पुश बटन स्टार्टर के द्वारा संचालित होती है। जैसा कि दोस्तों ड्यूल स्टार्टर 5 HP तक की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेड डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का जो मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, और जो यूनिवर्सल मोटर होती है इस AC तथा DC दोनों पावर सप्लाई पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यूनिवर्सल मोटर DC सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय रूप से 90 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। चलिए, और दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके स्टेटर को मुख्य वाइंडिंग के साथ एक स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसे सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। यानी दोस्तों मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए दोस्तों इसमें सहायक वाइंडिंग, मान लो स्टार्ट करने के लिए एक वाइंडिंग की जाती है जिसे सहायक वाइंडिंग कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं तथा इन दोनों वाइंडिंग के बीच जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एकल फेज AC मोटर होता है। जैसे कि दोस्तों प्रतिक्षेप स्टार्ट मोटर एक सिंगल फेज की AC मोटर होती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट बल्बों के 20 पॉइंट और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट के हैं तो 240 सप्लाई की सिस्टम के लिए अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा है दोस्तों, आप इसे हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों 2.08 मेगा ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मान रख देना है और यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे हल करते हुए आना है। यहाँ पर लास्ट में इसका मान निकल कर आ जाएगा। दोस्तों पहले इसे अपने आप हल करना, अगर ना आए तो तब इसमें देख लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, कोई 8 पोल प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर 750 RPM पर चल रहा है तो प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा है दोस्तों, F बराबर NP/120। यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ की डेड डैश की प्रदाई होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा यानी DC करंट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, AC मशीन की स्टेटर क्रोड लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है जिससे कि, सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, AD धारा क्षति घट जाए इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका डेड डैश घूर्णन करने वाला होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फील्ड सेलियंट प्रकार के रोटर सहित इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसका फील्ड सेलियंट प्रकार के रोटर सहित घूर्णन करने वाला भाग होगा दोस्तों सेलियंट पोल रोटर में शाफ्ट पर एक पोल मतलब
शाफ्ट पर पोल्स स्थापित किए जाते हैं। सेलियंट पोल में रोटर के शाफ्ट पर पोल्स स्थापित किए जाते हैं। इनकी जिसकी संख्या जो होती है दोस्तों 6 से 40 तक होती है। इसका उपयोग कम गति वाले जल टरबाइन अल्टरनेटर्स में किया जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अधिकतम होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ई बराबर बी वाली बी साइन थीटा इसका सही फार्मूला है। जैसा कि दोस्तों साइन थीटा बराबर यहाँ पर 1 रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मीद है दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता ही होगा दोस्तों। जहाँ पर हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं वहाँ पर आप खुद से समझ लेना, क्योंकि दोस्तों इतने सारे प्रश्न करने हैं इसीलिए हम ज़्यादा जल्दी जल्दी चलते हैं और ताकि आपके पूरे प्रश्न सॉल्व हो सकें। डीसी तथा एसी जनरेटर में एक प्रमुख समानता है कि सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोनों एसी विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं। अगला प्रश्न, वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर को प्रायः डेड डैश घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उच्च इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक मोटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर का उपयोग आमतौर पर उन स्थानों में किया जाता है जहां नियमित गति से चलने वाले उपकरण तथा सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखे, ब्लोअर, अमोनिया और एयर कंप्रेसर मोटर जनरेटर सेट आदि में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा तुल्यकालिक मोटर का लाभ है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निम्न गति में उच्च दक्षता प्राप्त होती है इसमें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका रोटर भी सिंक्रोनस गति पर, यानी दोस्तों सिंक्रोनस मोटर एक स्थिर गति मोटर होती है, इसका रोटर भी सिंक्रोनस गति पर घूमता है। यदि रोटर के आर्मेचर में 3 फेज आपूर्ति दी जाए तो सिंक्रोनस गति को निम्न रखा जाए तो मोटर स्टेटर यानी आर्मेचर में लव हानियाँ यानी एडी करंट हानियाँ स्ट्रेसिस कम होंगी, क्योंकि दोस्तों फ्लक्स परिवर्तन की गति निम्न, इस प्रकार निम्न गति पर सिंक्रोनस मोटर अधिक दक्ष होगी। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। अगला प्रश्न, किसी तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पक्ष ईएमएफ का परिमाण डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवल डीसी उत्तेजन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या के बराबर होती है यदि आर्मेचर वाइंडिंग डेड डैश हो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लैप वाइंडिंग यानी लैप कुंडलन इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों लैप में समांतर पथों और पोलों की संख्या बराबर होती है और दोस्तों वेव में जो होता है हमेशा 2 होती है उसकी। चलिए अगला प्रश्न है, पोल अंतराल यानी पोल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या। चलिए जैसा कि दोस्तों पोल पिच बराबर देख सकते हैं इसका फार्मूला दिया गया है और दोस्तों प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या को पोल अंतराल कहते हैं यानी पोल पिच कहते हैं, या दूसरे शब्दों में लगातार पोल पिच के कोणीय विस्थापन को पोल पिच कहते हैं। अगला प्रश्न, संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ 2 कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी योग है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसका मान दिया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोरोना का प्रभाव डेड डैश घटाया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निर्वाहक यानी कंडक्टर के बीच अंतर को बढ़ाकर इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कोरोना प्रोपोर्शनल 1/, चालकों के बीच कोरोना प्रोपोर्शनल बराबर मतलब कोरोना प्रोपोर्शनल 1/, चालक के बीच की दूरी होती है। जैसा कि दोस्तों इसका जो मान कम किया जा सकता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर। जैसे कि दोस्तों चालकों की मोटाई बढ़ाने में कोरोना घटता है और मोटाई घटाने पर कोरोना बढ़ता है। अगला पॉइंट है, एक समान चिकने चालकों की अपेक्षा समान अनुप्रस्थ काट के चाप यानी आर्क सरफेस वाले लकड़ी मतलब लड़ीदार चालकों पर कोरोना का प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्ति कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इसका फार्मूला द्वारा आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गीजर की आंतरिक टंकी डैश डैश की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टिन आलेपित तांबा से बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड स्थापित की जाती है। इसकी वाटेज जो होती है 1000 से लेकर 2500 वाट तक होती है। अगला प्रश्न, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन यानी वाइंडिंग खुली हुई है तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिक्सर चलेगा ही नहीं। अगला प्रश्न, इसकी जो घूर्णन गति होती है 3000 से 1500 आरपीएम तक होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसमें एकल फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज संधारित यानी कैपेसिटर स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरण में लघु पथ होने का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च लघु पथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत द्वारा कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का शून्य होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन शून्य होता है। इस विधि में नदी या नहर पर बैराज बनाकर जल एकत्र किया जाता है और एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर जल टरबाइन द्वारा चलाई जाती है। इस हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों सूर्य 4.5 × 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा स्रोत से। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, थ्री यानी 3/1/2 कोर केबल में। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 कोर होती हैं और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। 3/1/2 कोर केबल में 3 कोर होती हैं और धात्विक आवरण की न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। इनमें तीन कोर तो समान मोटाई की होती हैं, जबकि चौथी कोर अन्य 3 कोर से अधिक मोटाई की होती हैं। इसलिए यह 3.5 कोर केबल कहलाती है। इसका उपयोग उद्योगशालाओं के माध्यम वोल्टेज 650 वोल्ट बैलेंस्ड लोड संयोजन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सड़क के किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर × 0.5 मीटर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, भूमिगत लाइन डैश डैश के लिए सुरक्षित होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी जीवों के लिए ये सुरक्षित होती है। जैसा कि दोस्तों पक्षियों को सिरोपरी लाइन पर कभी शॉर्ट सर्किट से उसमें फॉल्ट आ जाता है, लेकिन भूमिगत केबल में ये समस्या नहीं होती है। अतः सभी जीवों के लिए यानी पशुओं के लिए भी इसे सुरक्षित ये सुरक्षित होती है। अगला प्रश्न,
PILCASAT केबल यानी पिलकास्ट केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण डेड डैश का होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वार्निश युक्त कागज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डेल्टा स्टार का प्रयोग होता है। जैसा कि दोस्तों यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तथा इसमें उपभोक्ता के लिए एक न्यूट्रल तार को भी निकाला जाता है। ये इसकी कुछ व्याख्या है। अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र के दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिंग प्रणाली में। जैसा कि दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 66 किलो वोल्ट तक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अतिभार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचालित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि दोस्तों रिले कुंडली खुला पथ हो गई, ये भी हो सकता है। रिले कुंडली की लीड जंग में जाम हो गई, ये भी हो सकता है। दोस्तों रिले में एनसी संयोजक स्पार्किंग के कारण स्थायी रूप चिपक गए हैं, ये भी कारण हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमने आपको बता दिया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक उपकरण जो निश्चित प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रत्यावर्तनशील वोल्टेज के बिना आवृत्ति परिवर्तित किए कारण करता है कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एसी वोल्टेज कंट्रोलर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर की सहायता से स्थिर एसी वोल्टता को परिवर्तित एसी वोल्टता प्राप्त की जाती है। जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक माध्यम ऊर्जा यानी यूपीएस की ऊर्जा सीमा है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 120 किलोवोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि एक माध्यम में ऊर्जा यूपीएस की ऊर्जा सीमा 120 किलोवोल्ट एम्पियर तक होती है। जब मुख्य धारा उपलब्ध नहीं होती है तो यूपीएस यानी बैटरी एवं इन्वर्टर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है तथा जब मुख्य धारा उपलब्ध हो जाती है तो रेक्टिफायर दृष्ट धारा प्रदान करता है जो बैटरी को चार्ज करने हेतु काम आती है। अगला प्रश्न, एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो डेड डैश के साथ जुड़ा है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एम्पलीफायर इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या आप पढ़ना। आपका दोस्तों यही था प्रश्न जो कि दोस्तों समाप्त हो गए आज के हमारे प्रश्न। चलिए दोस्तों इसकी थोड़ा हम व्याख्या कर ही देते हैं। जैसे कि स्टैटिक इन्वर्टर को इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर भी कहते हैं। इसमें एक मेन ट्रांसफार्मर के दो छोटे ट्रांसफार्मर, रिले, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर, स्विच, सॉकेट आदि प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से एक निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर स्टेज होती है जो डीसी को प्रायः 50 हर्ट्ज एसी में परिवर्तित करती है। एसी को एक वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज के द्वारा एम्पलीफाई करके 230 वोल्ट एसी तैयार की जाती है। अतः एक पावर एम्पलीफायर स्टेज तक होती है जो कि आउटपुट में उपलब्ध होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि दोस्तों हमने 150 लगभग प्रश्न को कंप्लीट किया। दोस्तों इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी प्रश्नों की संख्या और दोस्तों ये जो प्रश्न है काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो कि दोस्तों आपका कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तों इसमें इतनी अच्छी व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। चलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।